हैं तो बताइए कि हमारे कितने उद्योगपति हैं, जो टॉप उद्योगपति है देश के, क्या 500 में से कोई मीणा है? कोई भी नहीं है। इस देश में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, उनमें से कितने वाइस चांसलर मीणा हैं? एक भी वाइस चांसलर नहीं है। इस देश में इतने सारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मीणा जज है? एक भी नहीं है। जो टॉप लीडरशिप है, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, क्या वो मीणाओं को दिए जाते हैं? और मीणाओं के बच्चे अगर संघर्ष करके कुछ अर्जित कर रहे हैं, कुछ नौकरियां पा ले रहे हैं, तो वो आपकी आंखों में चुभ रहे हैं। आप हमारा 3 पीढ़ी पहले का इतिहास देखिए, आप अभी को देख रहे हैं कि अच्छा मीणा आगे चले गए। और इवन रवीश कुमार ने जब ये गुर्जरों के आंदोलन का मसला हुआ, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, गुर्जरों ने एसटी में आरक्षण के लिए आंदोलन किया 2008-9 के आसपास। उन दिनों रवीश ब्लॉग लिखते थे, उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि मुझे फील्ड से ये पता चला है कि भील और मीणा के बीच में कॉमा लगने से मीणाओं को आरक्षण मिल गया। मैंने उनसे कहा एकदम भ्रांत बात है, इसको हटाइए अपने ब्लॉग से आप, क्योंकि असल बात यह है कि हम में से भी बहुत सारे लोग हमारे आरक्षण के इतिहास को नहीं जानते, अपने समाज के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में सजग नहीं है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग तो हैं, लेकिन मैं चाहता था कि 12 में कोई कार्यक्रम हो तो उसमें हमारे सहरिया साथी भी होने चाहिए, क्योंकि हमको आदिवासियों को सही पर्सपेक्टिव में, सही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मैं हमेशा से मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, जैसे टीवी एंकर और जो चैनल के मालिक है वो बुरा मान जाएंगे, मान जाए तो मान जाए, न बुलाएं। लेकिन जो बात मुझे कहनी है, जो समाज के हक में, वही बात मैं कहता हूँ। और जब आदिवासी समारोह में जाता हूँ तो हमेशा मैं निवेदन करता हूँ कि मंच पर महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियत की पहचान महिलाएं हैं। आप महिलाओं को कम से कम 50% तो मजबूरी वाली बात कह रहे हैं आप, अपनी इच्छा से आपको आधी से ज्यादा मंच पर महिलाएं रखनी चाहिए। और जहां पर आदिवासियों के दूसरे समूह हैं, जैसे यहाँ पे सहरिया हमारे पास में है, अगर कोई कार्यक्रम उदयपुर संभाग में कहीं भी होता है तो भील हमारे पास में है, उनको हमेशा हमको मंच पर रखना चाहिए, अपने साथ रखने चाहिए। और जब भी कोई आंदोलन करें तो उनके सवालों को हमारी मुख्य लिस्ट में शामिल करना चाहिए, उनके नेताओं को हमारे साथ में रखना चाहिए, तभी हम एक दूसरे का विश्वास अर्जित कर पाएंगे। और ये मीणाओं को आरक्षण कोई कॉमा लगने से नहीं मिला है, इसलिए खासतौर पर जो शिक्षित लोग हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी पढ़ने वाली है और उनके बच्चे हमारे समाज के इतिहास के बारे में नहीं जानते। वो सोचते हैं, जब उनसे कोई कहता है कि तुम लोग आदिवासी हो, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है कि हम कहाँ आदिवासी हैं, हम तो बढ़िया कपड़े पहनते हैं। आज से आप 20-25 साल पहले की बात करें तो आज राजस्थान में हमारे समाज के जितने लोग खुद को आदिवासी पहचान के साथ में चिन्हित अपने आप को बताने लगे हैं, उनसे 20-25 साल पहले पूछते, आप मैंने पूछ करके देखा, उनसे कहते कि आप आदिवासी हो, तो वो कहते कि नहीं तुम हो गए आदिवासी, हम तो नहीं है आदिवासी, क्योंकि अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कभी हमको बताया ही नहीं गया, हमारा इतिहास नहीं बताया गया, हमने खुद जानने की कोशिश नहीं की और आज भी नहीं जानना चाहते। आज भी हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई किस लिए, कि नौकरी पाने के लिए। नौकरी एक बार मिल गई, उसके बाद कहते हैं कि अब क्यों पढ़ रहे हो, अगर कोई पढ़ता हुआ बच्चा मिल जाए हमको तो कहेंगे क्यों पढ़ रहे हो भाई, तुम्हारी नौकरी लग गई है। पढ़ाई का संबंध नौकरी से नहीं है, पढ़ाई का संबंध सीखने से है। जैसे आप बैठे बैठे मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते रहते हैं, उनको बेवजह फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनके तथ्यों की जांच किए बिना। ऐसे आप थोड़ा समय पढ़ाई के लिए निकालिए, कम से कम देश के आदिवासियों के बारे में जानिए, अपने समाज के बारे में जानिए, अपने पुरखों के बारे में जानिए, और उनके बारे में कभी हमको नहीं बताया गया है। इवन हमारे सबसे बड़े पुरखे, ऐसे पुरखे जिन्होंने देश के निर्माण में योगदान दिया। आप लोग बिरसा मुंडा का नाम जानते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा ने किया क्या, ये अधिकांश लोग नहीं जानते। जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आदिवासियों के अम्बेडकर कौन है, क्योंकि अम्बेडकर को सब जानते हैं, तो आदिवासियों के अम्बेडकर कौन है, तो लोग कहते हैं कि भाई हम अम्बेडकर के जैसा बिरसा मुंडा को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा की भूमिका अलग थी। आपसे कोई कहे कि अच्छा बिरसा मुंडा ने कौन सी किताबें लिखी है, तो आप कहेंगे कि हाँ किताबें लिखी होंगी, हमने शायद नहीं पढ़ी है।
वास्तव में बिरसा मुंडा ने कोई किताब नहीं लिखी, क्योंकि बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष की आयु तक जिए और वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मिशन स्कूल से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, एक गुरिल्ला लड़ाई लड़ी और उसमें उनको फाइनली जेल में बंद कर दिया गया, वहीं पे मार दिया गया और वो सिर्फ 25 वर्ष जिए। लेकिन उनके संघर्षों का परिणाम ये हुआ कि जब बिरसा मुंडा का उलगुलान नाम से उन्होंने आंदोलन किया, उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसमें पहली बार ये लिखा गया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते, आदिवासियों की जमीन मनमाने ढंग से सरकार नहीं ले सकती, उसके लिए आदिवासियों की सहमति जरूरी है और खासतौर पर उसको ऐसे क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। आप आज देखते होंगे कि आदिवासियों की जमीनें दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। कुछ लोगों को जो उस तरह के बिजनेस माइंडेड लोग हैं, हमारे समाज में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो पूंजीवादी किस्म के हैं, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है कि अच्छा आदिवासियों की जमीन क्यों नहीं खरीद बिक्री होती, लेकिन ये आदिवासियों के लिए अधिकार दिया गया और इसके लिए बहुत सारे पुरखों ने संघर्ष किया। तो बिरसा मुंडा का भी इतिहास हुआ कि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन एक दूसरे हमारे पुरखे हैं जिनका नाम है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जिन्होंने देश के आदिवासियों की आवाज भारत की संविधान सभा में बुलंद की। उस संविधान सभा के बारे में भी हम नहीं जानते। मैं नए साथियों से, हमारी नई पीढ़ी के साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ और आप लोग भी ज्यादा पुराने नहीं हुए, आप सब भी कि हमारी संविधान सभा के दस्तावेजों को पढ़े। वो लोकसभा की आर्काइव में, लोकसभा की वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है। जैसे आप गूगल में और कुछ सर्च करते हैं, एक बार संविधान सभा की बहसों को सर्च कीजिए, उससे दो बातें पता चलेगी। एक तो ये कि आज हमारा देश जैसा है वैसा क्यों है, यानी हिंदू मुसलमान का मसला है, हमारा राज्य की सीमा यहाँ तक क्यों है, हमारे राज्य में भीलों को कैसे शामिल किया गया, क्योंकि हमारे भील प्रदेश के साथी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। हमारे दोस्त राजकुमार रॉय भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो उनकी भील प्रदेश की मांग जायज है या नहीं है, और उनके आंदोलन का इतिहास क्या है, या आज जैसा भारत है वैसे भारत को जानने के लिए हमको संविधान सभा की बहसें पढ़नी चाहिए। देश के तमाम मुद्दे उसमें आपको आ जाएंगे कि पंथ निरपेक्षता क्या है और इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, और इसको लेकर के भारत की संविधान सभा में अलग अलग नेता क्या विचार व्यक्त कर रहे थे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, लिखी रहते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि वास्तव में ये सच नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में राजभाषा का कॉन्सेप्ट है। तो राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ पाया, उसकी क्या अंग्रेजी को क्यों 15 साल के लिए राजभाषा बनाया गया और उसके बाद जारी रखा गया, हर सवाल का जवाब संविधान सभा की बहसों में है। दूसरा फायदा होगा संविधान सभा की बहस पढ़ने से, वो होगा कि हमको आदिवासियों के बारे में पता चलेगा कि आदिवासियों की समस्याएं क्या थी और उनकी मांगें क्या थी, और हमारे कौन से प्रतिनिधि संविधान सभा में थे और वो कौन सी मांगे उठा रहे थे। तो हमारे एक पुरखे हैं जिनका नाम है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जिन्होंने भारत को ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। आप सोच रहे होंगे मैं तो संविधान सभा की बात कर रहा था और ओलंपिक्स में कहां से पहुंच गया, खेलों की दुनिया में कहां से पहुंच गया। जयपाल सिंह एक ऐसे शख्स है जिन्होंने न केवल आदिवासियों की लड़ाइयां लड़ी बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया। देश का गौरव इस तरह बढ़ाया कि भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स में मिला 1928 में, और हॉकी के खेल में मिला। उस हॉकी की टीम की कप्तानी कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, जो छोटा नागपुर इलाके के थे, जो आजकल खूंटी नाम का एक जिला है, रांची से 50 किलोमीटर वहां पर उनका एक गांव है। वहां से निकल करके और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड के बहुत बड़े विद्वान बने और हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर बने। उन्होंने, उनके नेतृत्व में भारत की टीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, इतना भारत को सम्मान दिलाया, और वापस आकर के उन्होंने भारत में आदिवासी महासभा का गठन किया। आदिवासियों के लिए इतने काम किए कि उनको संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। वहां पर उन्होंने आदिवासियों की मांगे रखी कि आदिवासियों की मांग क्या है। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको, आरक्षण सिर्फ आदिवासियों की मांग नहीं है, आरक्षण से बहुत बड़ी मांग आदिवासियों की रही है। संविधान सभा की बहसों को आप पढ़ेंगे तो आदिवासियों की मूल मांग थी स्वायत्तता, यानी अपने क्षेत्रों पर विशेषाधिकार, अपने क्षेत्रों पर स्वशासन का अधिकार। आपको लगेगा ये कैसे संभव है, क्योंकि ऐसा हमने कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं, इसलिए हमको ये लग सकता है कि अपना शासन कैसे चलाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों के बहुत सारे आदिवासियों ने अपने क्षेत्रों पर अपना इतना स्वायत्तता का अधिकार ले रखा है कि उन क्षेत्रों के मालिक वही हैं
अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार वहां पर कुछ करना चाहती है तो उनको स्थानीय आदिवासी ग्राम सभा, आदिवासी काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी कुछ कर सकती है। और आदिवासियों के लिए विशेष नीतियां बनाई जाती है, आदिवासियों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो देखिए, आप आरक्षण के माध्यम से हमारी मांग को बहुत सीमित कर दिया गया है। ये आरक्षण का कॉन्सेप्ट पूना पैक्ट से निकल कर गया, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इस जिद पर अड़ गए कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर सिर्फ अनटचेबल्स, अस्पृश्य, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं या दलित कहते हैं, सिर्फ वही लोग खड़े हों और वही लोग वोट करें, बाकी लोग वोट भी ना करें। तो उसको लेकर के गांधी जी को लगा कि हिंदू समाज बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, कोई और रास्ता निकालते हैं। और पूना की यरवदा जेल में एक समझौता हुआ जिसमें ये सोचा गया, ये निष्कर्ष निकला कि ऐसा करते हैं, कुछ सीटों को आरक्षित कर देते हैं जहां पे दलित खड़े होंगे और वोट सभी लोग कर सकेंगे। तो वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए आया, फिर वो पढ़ाई और नौकरियों के आरक्षण के लिए आया। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई एक सरकार दोषी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा तंत्र इसके लिए दोषी है कि SC/ST को कैसे नौकरियों में आने से, शिक्षण संस्थाओं में आने से रोका जाए। तो आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार सिकुड़ती जा रही है। जो लोग इकोनॉमिक्स में या दूसरे ऐसे विषयों में जो अध्ययन करते हैं, वो जानते हैं कि 80% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें कोई आरक्षण नहीं है। साथ ही साथ आप देखें कि जो हमारा एनरोलमेंट है, हमारा नामांकन है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिर SC/ST को लाभ कहां से मिलेगा? इसलिए मित्रों, हमको आरक्षण से आगे बढ़ने की जरूरत है अब। और हमको, हमारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ये विधानसभा में सवाल को उठाएं कि SC/ST को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दें, क्योंकि SC/ST को सरकारी नौकरियों से अब सबको नौकरी नहीं मिलने वाली। एक तो इनको ये काम करना है कि ये वहां पर मांग उठाएंगे, दूसरा हमको अपनी मानसिकता बदलनी है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बने, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और उसी के आधार पर फिर दहेज की रेट तय की जाती है। तो इसलिए इस सरकारी नौकरी की मानसिकता को और इस साथ में इससे जुड़ी हुई दहेज की जो कुप्रवृत्ति है, एक बुराई है, उन दोनों पर एक साथ चोट कीजिए और प्राइवेट सेक्टर को भी अपने भविष्य के तौर पर देखिए। छोटा मोटा धंधा शुरू करिए, जो कुछ हो सकता है वही। जो भी प्राइवेट सेक्टर में आपको आपकी प्रतिभा के हिसाब से काम मिल सकता है, और आपकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन तो तभी हो पाएगा जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होगा, या हमारे लोग शीर्ष पदों पर होंगे, जब हमारे लोगों के उद्योग होंगे, वो कंपनियों के मालिक होंगे, वो डिसाइड करने वाले होंगे। हमारे लोग अभी सिर्फ वहां पे एक लेबर क्लास की तरह है, अभी सिर्फ श्रमिक वर्ग के तौर पर है, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है, वो हमारे लोगों को भर्ती नहीं कर सकते। आपको अपने काम से ही साबित करना होगा, और आपको ना केवल अपने काम से साबित करना है, बल्कि खुद भी कुछ नया शुरू करना है। जिनके पास आर्थिक संसाधन है, हमारे समाज में बहुत सारे संपन्न लोग हैं, खासतौर पर जिस इलाके से मैं हूँ, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर का इलाका, वहाँ पर हमारे समाज के बहुत संपन्न लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो नए उद्योग शुरू कर सकते हैं, नई पहल शुरू कर सकते हैं, जिससे समाज के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में लोग ज्यादातर इसलिए जाते हैं कि कम काम करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा काम करना पड़ता है। देखिए, आप सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट में हो, काम तो आपको दूसरे लोगों से डबल करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपकी प्रतिभा पर हमेशा संदेह खड़ा किया जाता है। आप दूसरे के बराबर काम करेंगे और आपके पीठ पीछे कहा जाएगा, देखो कोटे से आ गया है, रिजर्वेशन से आ गया है, SC/ST वाला है, कुछ आता नहीं है, हमेशा ये कहा जाता है। इसलिए आप अपने काम से साबित कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे नंद किशोर जी यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरेक्टर। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद उनको फिर से बुलाए और कहे कि आपसे अच्छा कोई स्टेशन डायरेक्टर नहीं हो सकता, आप इस बात को सुशोभित कीजिए।
इस सेवानिवृत्ति के बाद में किसी को अगर एक्सटेंशन मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलता है, पूरी सेवाएं पूरी सुविधाएं फिर से नहीं मिलती है। लेकिन आदरणीय डॉक्टर नंद किशोर जी को फिर से कोटा का स्टेशन डायरेक्टर बनाया गया। इनके काम की बदौलत इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, और जब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भी आपकी सारी मुश्किलें छोटी हो जाएंगी, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आप देखिए कि जो आरक्षण के माध्यम से हम आते हैं, हमारी बहुत कमजोर पृष्ठभूमि है, तो उस पृष्ठभूमि की वजह से कई बार हमको थोड़ा हीनता बोध भी होता है, लगता है हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम तो किसान परिवार के हैं, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं अपने उदाहरण के माध्यम से आपको बता सकता हूँ कि हिंदी मीडियम, किसान बैकग्राउंड और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद आप दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं वहीं से निकला, मेरे पिताजी तो जब मैं बीए में पढ़ता था गुजर गए, लेकिन उसके बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और आज मैंने न केवल देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैंने दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। और इसी अप्रैल में फिर मैं इटली में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर तो कोई आरक्षण नहीं है। दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालयों में, इटली में जिन्होंने मुझे चुना पढ़ाने के लिए, उन्होंने लिस्बन में, पुर्तगाल में मेरा एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर को सुनकर के उनको लगा कि ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए सूटेबल है, और उन्होंने मुझे विजिटिंग प्रोफेसर बनाया। इसलिए मित्रों, जब आपने किसी भी क्षेत्र में हम काम करेंगे तो उसमें अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो हमेशा उसको सम्मान मिलेगा, हमेशा उसको आगे का रास्ता मिलेगा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, नंद किशोर जी ने बताया कि इनके कोई रिलेटिव वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं। बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में क्योंकि मैं कुछ बीमारी के बारे में मैं ढूंढ रहा था, कुछ रिसर्चर्स को ढूंढ रहा था, पता चला हमारे समाज के कई लोग अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरेट के रूप में अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ वो अपनी प्रतिभा के दम पर पहुंचे हैं। ये प्रतिभा आपको कहीं भी ले जा सकती है, आपकी मेहनत कहीं भी ले जा सकती है। इसलिए दूसरे समुदायों से हमको ज्यादा मेहनत करनी है और अपने आप पर यकीन रखना है। कई लोग अंग्रेजी की वजह से डर जाते हैं, खासतौर पर मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, ठीक है हमारे घर परिवार में हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, मैं भी अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन अंग्रेजी के हौवे से, अंग्रेजी के डर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी कुछ नहीं है, मैं भाषा ही पढ़ाता हूँ, और भाषा पढ़ाते वक्त मुझे पता चला कि हिंदी अंग्रेजी से बहुत मुश्किल भाषा है, अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है। मैंने पहली से लेकर पीएचडी तक सब कुछ हिंदी माध्यम में किया, लेकिन आज मैं, रिपब्लिक तो अंग्रेजी का चैनल है, जब मैं विदेश में पढ़ाता हूँ तो मुझे हिंदी में थोड़ी पढ़ाने दिया जाता है, अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कोई मुश्किल नहीं होती। इसलिए अंग्रेजी के डर को अपने दिमाग से हटा दीजिए। हमारी समस्या है कि हम घर में नहीं बोलते, आपस में बोलने के लिए ऐसा माहौल नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपका डेवलप हो जाएगा। आप जब बोलना शुरू करेंगे, जैसे विदेशी लोग हिंदी बोलते हैं तो वो क्या शुद्ध हिंदी बोलते हैं, या जब हम खुद भी हिंदी बोल रहे होते हैं तो क्या हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते, जैसे मर्जी आए वैसे बोलते हैं। ऐसे अंग्रेजी भी जैसे मर्जी आए वैसे बोलिए, और धीरे धीरे आप बोलने लग जाएंगे और फर्राटेदार बोलने लग जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आजकल तो YouTube पे एक से एक फ्री में ऐसे सेशंस हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है स्वयं नाम से, मेरा भी हिंदी के बारे में उसमें एक कोर्स चलता है, लेकिन मैंने देखा उसमें कि अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं वहाँ फ्री में सीख सकते हैं। और बहुत बड़े प्रोफेसर से, जो IIT के प्रोफेसर है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर फ्री में वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। उनसे अंग्रेजी सीखिए, बहुत आसान है और कोई भी मुश्किल नहीं है। एक बात और आखिर में कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को कुछ चीजों पर काम करने, व्यक्तिगत उत्थान की बात हुई कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमको सामूहिक स्तर पर भी कुछ काम करने। अभी 2 महापंचायतें हुई, एक महापंचायत करीरी में हुई, एक दूसरी महापंचायत की कहीं हुई, उसका रेजोल्यूशन में देख रहा था। तो इन महापंचायतों में हम फैसले लेते हैं, कई बार बहुत बड़े फैसले ले लेते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं कर पाते। खासतौर पर दहेज बहुत विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल से हम सबको प्रण करना चाहिए कि इस बुराई को हम मिलकर के दूर करेंगे, और जब तक खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक दूसरे से उम्मीद करना बेकार है। हम सोचते हैं कि हम तो ले लें और दूसरा ना ले, ऐसा कैसे संभव है? इसमें बेटे वालों और बेटी वालों दोनों को ही पहल करने की जरूरत है। मैं देखता हूँ कि सिर्फ सारा दोष बेटे वालों का नहीं है, बेटी वाले भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए हमने इतने दिए, हमने ये गाड़ी दे दी, ये दिखाने के लिए, अरे क्या जरूरत है, क्या दिखा रहे हैं? अगर आपके अंदर साहस है तो आप अपनी बच्ची को वही शिक्षा दीजिए जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। बच्ची को इक्वल एजुकेशन, बच्ची को तो आप B.Ed करा दे रहे हैं, बेटे को IIT भेजना चाहते हैं, ये क्या बात हुई?
बेटे को आप दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने भेज देते हैं और बेटी से कहते हैं बीएड कर लो, मास्टर बन जाओ, या शादी कर देते हैं। बराबर की एजुकेशन दीजिए, और साहस है तो उसको संपत्ति में उसका अधिकार दीजिए। दहेज देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि संपत्ति में अधिकार दे दिया और उसके बाद में उसको बुलाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर बड़ा रंजिश का भाव आ जाता है। अगर बेटी संपत्ति में अधिकार मांग ले, उसकी ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके, तो वो अगर अधिकार मांग ले संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, तो पिता को, भाइयों को बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बुरा लगने की जरूरत नहीं, ये उसका अधिकार है, उसको अधिकार दीजिए, और अधिकार देने के बाद में भी उसको सम्मान से बुलाइए। तभी मेरे ख्याल से हम बेटियों का वास्तव में सम्मान कर सकते हैं। और आदिवासियत की, जिस आदिवासियत की हम बात करते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष हमेशा समान होते हैं, तो आगे से जब भी ये मंच सजेगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं आगे होंगी, क्योंकि महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे हैं। तो वो मंच पे क्यों नहीं है, मंच पे उनको होना चाहिए। और साथ में दूसरा काम हमको ये करना है कि हमारी एक दूसरी बुराई हमारे इलाके में चल रही है, हो सकता है इस इलाके में लोग नशे की लत, उस नशे की लत से भी हमको युवाओं को बचाना है। नशे की लत में हमारे युवा डूब चुके हैं, क्योंकि उनकी आशाएं, आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। इतनी नौकरियां नहीं है, जो असफल हो जाते हैं, पढ़ाई में असफल हो जाते हैं, तो नशे की लत में डूब जाते हैं। ये बड़ों की जिम्मेदारी है, जो लोग सफल हो गए हैं, कि वो उनका हाथ पकड़े और उस बुराई से उनको निकाले, उस समस्या से। वो एक तरह की बीमारी है, उस बीमारी से उनको निकाले हाथ पकड़ करके, क्योंकि उसमें विनाश है और कुछ भी नहीं है। एक और आखिरी बात कि दूसरे जो आदिवासी समूह हैं उनके साथ संवाद रखें। आपने 12 में प्रोग्राम किया है, तो शहरियों से आप संवाद रखें और भीलों से आप संवाद रखें, और तभी हम इस आदिवासियत के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। वरना जो सरकार की एक नीति आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आपस में होगा क्या कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करेंगे कि इनको हटाओ रिजर्वेशन से, इनको शामिल करो। अगर उस स्थिति से बचना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि उनको उनका अधिकार दिलाने में मदद करें, उनके साथ खड़े हो, उनके दुख दर्द में साथ खड़े हो, और उनको तमाम चीज़ों का हिस्सा बनाएं, उनके साथ में एक भाईचारा आप दिखाएं, तभी वो हमारे साथ में एक एसोसिएशन महसूस करेंगे। अन्यथा हम आपसी लड़ाइयों में फंस जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमको दलितों से भी एक एकता रखने की जरूरत है। जब SC/ST एक होंगे तो बहुत बड़ी एकता बनेगी। आपने देखा होगा SC/ST एक्ट में बदलाव की बात जब हुई थी, जब रोस्टर की बात हुई थी, और SC/ST एक साथ हो गए, तो पूरे देश की का सुप्रीम कोर्ट तक हिल गए, केंद्र सरकार तक हिल गई। वो एकता तभी दिख सकती है जब हम आपस में साथ में खड़े होंगे। इसलिए मित्रों, इस तरह के समारोह को हम इस तरह के सकारात्मक बातों के लिए उपयोग करें, एकता निर्माण के लिए उपयोग करें, और साथ में हमारे बीच में भी कई बार मतभेद हो जाते हैं एक संगठन में रहते हुए, या हम कई संगठन बना लेते हैं। ज़्यादा संगठन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन संगठनों के बीच में मतभेद होना बुरी बात है। अगर संगठन में कोई मतभेद है तो अंदर में बैठ के उनको सुलझाएं और दूसरों को उसमें बोलने का मौका ना दें। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं क्षमा चाहूँगी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो है, वहाँ आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और इस बिकॉज ऑफ स्लिप ऑफ टंग मैं स्वयं भी सर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के पोस्ट पे हूँ, और आपका नाम और आप वो व्यक्तित्व है जो किसी से छिपा नहीं है। मैं स्वयं भी जब भी अखबार में आपके लेख आते हैं तो उस पृष्ठ को मैं संभाल के रखती हूँ, और मेरी कई साथी प्रोफेसर जो हैं वो आपके जब भी स्टेटस पे डालती हैं, आपकी ऑडियो क्लिप भी डालती है, कई दोस्त सवाई माधोपुर, जयपुर, बेल्टी, कई ऐसी मेरी साथी प्रोफेसर्स हैं जो आपने आज यहाँ कहा कि हमारी महिला शक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए, होना चाहिए, तभी हम उस शीर्ष पर पहुंचेंगे जहाँ का आदर्श हमारे प्रणेता, जो नाम आपने लिए, बिरसा मुंडा